और अब बारी है एक मुलाकात की। आज की इस मुलाकात में हमारे साथ हैं पाकिस्तान के मारूफ शायर, ड्रामा निगार और माहिर तालीम अमजद इस्लाम अमजद। अमजद इस्लाम अमजद पाकिस्तान में मकबूल होने के साथ ही हिंदुस्तान के अदबी हलकों में भी कदर की निगाह से देखे जाते हैं। अदब की मुख्तलिफ असनाफ में तबा आजमाई करने वाले जनाब अमजद खुद को बुनियादी तौर पर शायर समझते हैं और इसी सूरत में लोगों के जहनो दिल में याद भी रहना चाहते हैं। अदब व सकाफत के वसीले से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान रिश्तों को बेहतर बनाने के ख्वाहां अमजद इस्लाम अमजद हिंदुस्तान आते रहते हैं। उनके हिंदुस्तान आमद पर हमारे नामा निगार असफर फरीदी ने उनसे मुलाकात की। अमजद इस्लाम अमजद साहब, आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम सरगर्मियाँ में। सबसे पहले मैं इसी बात से शुरू करना चाहूँगा कि आप शायर हैं, ड्रामा निगार हैं, लेकिन आपने इतराफ़ किया है कि आप अपने ड्रामे को अपनी शायरी से एक तरह से कम तवज्जो देते हैं या उसको कम मियारी मानते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं होता बरादर। बात असल में ये है कि जितने भी लोग आप देखेंगे जो एक से ज़्यादा मीडियम्स में आर्ट फॉर्म्स में काम करते हैं, तो उसमें ऊंच नीच आती रहती है। कभी कोई चीज़ डोमिनेट कर जाती है, कभी कोई दूसरी। लेकिन यह है कि मैं चूँकि बुनियादी तौर पर मैं शायर हूँ और मेरा पहला इंट्रोडक्शन भी शायरी का है, तो ड्रामे में मैं आया भी निस्बतन बाद में। ये और बात है कि मुझे ज़्यादा जो मकबूलियत कह लीजिए या चेहरा शनासी लोगों से, वो ड्रामे के ज़रिए ज़्यादा है, क्योंकि ड्रामा लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, शायरी तो चंद लाख लोग ही मैक्सिमम पढ़ते होंगे। तो उसकी फ़ीडबैक चूँकि ड्रामे की बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि बाज़ औक़ात मुझे लोग एज ए प्ले राइट ज़्यादा। लेकिन जब मुझसे पूछा जाता है तो मैं उनको यही कहता हूँ कि मेरी फ़र्स्ट लव जो है वो पोइट्री है। अब इसका ये मतलब नहीं कि दूसरी बीवी से प्यार नहीं होता, लेकिन पहली वाली होती है। अमजद इस्लाम अमजद साहब, आप माहिर तालीम हैं, साइंस से भी आपका ताल्लुक़ है और आज जो दौर है वो इत्तलाती टेक्नोलॉजी का है, साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ख़ास तौर से उर्दू की जब आप बात करते हैं, मादरी ज़बान में तालीम की बात होती है, तो इसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे से मुआवनत करें ताकि मादरी ज़बान में तालीम के हुसूल में आसानी पैदा हो सके? देखिए, असल में ये मसला अपेरेंटली तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये इतना मुश्किल है नहीं। क्योंकि अगर हम दुनिया में देखते हैं कि जापानीज़ कौम जो है, चाइनीज़ कौम जो है, यूरोप की कौमें, अगर ये अपनी ज़बान में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस जो है वो पढ़ और पढ़ा सकती हैं, तो हम क्यों पढ़ और पढ़ा नहीं सकते? इसके 2-3 जवाब हैं जिन पे हमें गौर करना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि 1910, 12, 13 के ज़माने में जामिया उस्मानिया हैदराबाद में एमएससी उर्दू में करवाई जाती थी, साइंस के सब्जेक्ट जो उर्दू में। तो कॉमन सेंस ये कहती है कि यार, अगर 100 साल पहले साइंस उर्दू में पढ़ाई जा सकती थी, तो उर्दू में या हिंदी में या किसी और ज़बान में, तेलुगु तामिल में, क्या अब क्यों नहीं? उसका जवाब ये है कि उस ज़माने में वो था बेसिक साइंसेस का ज़माना और अभी टेक्नोलॉजी बिल्कुल अपनी इब्तदा में थी। उसके बाद हुआ ये कि ये जो सैलाब आया है, इससे हम ही नहीं, वेस्ट की सोसाइटियाँ जो हैं, उनकी भी बहुत सारी सोसाइटीज़ की समझ में नहीं आ रहा कि वो अब्रेस्ट कैसे हों इस टेक्नोलॉजी के सैलाब के साथ। तो हम तो और भी पीछे हैं। हमने गलती ये की कि हमने इनके तर्जमे करने शुरू कर दिए इस्तिलाहात के, कि हमने सोचा कि अगर हम इस्तिलाहात के तर्जमे करके बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को उर्दू में पढ़ाएं। एक तो ये था कि हमारी ज़बानें जो थीं, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, हिंदी और हिंदुस्तान की दूसरी सब कॉन्टिनेंट की, ये सारी की सारी ज़बानें जो हैं एक बैकवर्ड कल्चर की, यानी साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बैकवर्ड कल्चर की नुमाइंदा थी। चुनांचे जब आप तर्जमे के लिए इन ज़बानों की तरफ गए तो वहाँ वो वोकैबुलरी थी ही नहीं सिरे से। जनाब, तालीम से एक मरतबा फिर हम वापस होते हैं ज़बान व अदब की तरफ, शेर व शायरी की तरफ, और ख़ास तौर से उर्दू की जब आपने बात की तो रस्मुल ख़त का ज़िक्र आया। दूसरी ज़बानों जैसे चीनी है, जापानी का आपने ज़िक्र किया, उसमें तो रस्मुल ख़त की बात नहीं छिड़ती है, लेकिन जब उर्दू की बात होती है तो बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही ज़ोर के साथ उर्दू रस्मुल ख़त का तज़किरा छेड़ दिया जाता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसको हम जापानी या चाइनीज़ ज़बान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ये केस ही बड़ा डिफरेंट है। अब लेकिन अब चूँकि ये एक डिफरेंट केस है, तो इसको देखना भी डिफरेंट अंदाज से चाहिए। हुआ ये
कि जब सब कॉन्टिनेंट में आज़ादी की मूवमेंट चली तो दो बड़ी कौमें जो हैं थीं यहाँ, यानी हिंदू कौम और मुसलमान, क्रिश्चियन भी थे, सरदार भी थे, लेकिन ये दो बड़े ग्रुप्स थे। अब दोनों ही आम बोलचाल जो थी उनकी वो एक ही थी। तो हुआ क्या कि जो मुसलमान थे उनके नाम इसलिए उर्दू लग गई, यानी वो जो लफ्ज़ वो बोलते थे ज़बान, उसको उर्दू कह दिया गया, इसलिए कि ये पर्शियन और अरबिक ओरिएंटेड थी और राइट से लेफ़्ट को लिखी जाती थी, जबकि हिंदी जो है देवनागरी या दूसरे ये लेफ़्ट से राइट जैसे ब्रिटिश यूरोपीय ज़बानें लिखी जाती हैं। तो ये असल मसला ये एक पॉलिटिकल मसला था कि जब सब कॉन्टिनेंट में आज़ादी की मूवमेंट चली और यूँ महसूस हुआ कि अब शायद आगे चल के हम उस तरह से इकट्ठे नहीं रह सकेंगे जैसे 1000 साल से रहते आए हैं। तो जहाँ और चीज़ों में फ़र्क पड़ा, ज़बानों का भी मसला खड़ा हो गया कि अच्छा भी अगर ये दो टुकड़े हो जाएंगे तो इस टुकड़े की ज़बान क्या होगी और इस टुकड़े की ज़बान क्या होगी। तो ज़बान तो दोनों की एक ही थी। तो मसला कहाँ आके ख़त्म हुआ? स्क्रिप्ट पर। तो उन्होंने कहा जी ये जो देवनागरी में है ये हिंदी है और ये जो उर्दू स्क्रिप्ट में लिखी जाती है शाहमुखी में ये अपना उर्दू ज़बान है। हालांकि हम सब जानते हैं कि ये बुनियादी तौर पर एक ही ज़बान। जनाब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान से, आप हिंदुस्तान आते रहे हैं और आइंदा भी इसका सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। शायरों और अदीबों की तमाम तर कोशिशों के बावजूद, जो मेरे ख़्याल से उसमें खुलूस ज़्यादा रहा होगा, और इस इम्कान के बावजूद के और इस हकीकत के बावजूद कि दोनों मुल्कों की सकाफ़त में, ज़बानों में, रहन सहन में, बहुत ही सारी चीज़ों में यकसानियत अगर नहीं है, बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उसके बावजूद हम उसमें मजबूती लाने में शायद नाकाम रहे हैं। इस पर आपका क्या तबसरा? मैं ये हमेशा समझता हूँ और मैं लिखता भी हूँ, कहता भी हूँ कि देखें, बंटवारा जो होता है वो दो हवालों से होता है। एक इसलिए होता है कि आप ये जो एक हकूक़ का एक कॉन्सेप्ट है उसमें जो फ़र्क आ गया है, तो उसको दूर करने के लिए बुज़ुर्ग पुराने क्या करते थे, जब बच्चे जवान होते थे ना, उनके किचन अलहदा कर देते थे। अब किचन अलहदा करने से ये मतलब नहीं है कि वो भाई अलहदा हो जाते थे या उनका रिश्ता ख़त्म हो जाता था, सिर्फ ये है कि उनकी मैनेजमेंट जो है घर की वो अलहदा कर देते कि मैनेज अपने अपने घर को करो, रहो भाइयों की तरह। हमने ये किया कि हमने बंटवारा किया था कि लड़ाई ख़त्म हो, बदकिस्मती से हमने बंटवारा करके लड़ाई शुरू कर दी। तो डेट इज़ द रॉन्ग। अब बहरहाल ये जो हिस्ट्री में जो हो गया सो हो गया, अब उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन असल चीज़ जो है वो यही थी कि हम अपने अपने तरीके और मिजाज के मुताबिक रहते और अच्छे दोस्तों, अच्छे हमसाइयों, अच्छे भाइयों की तरह हमें रहना चाहिए था। तो ये ज़बान का मसला जो है आज हम सब इसको एंजॉय कर रहे होते, क्योंकि आप ये देखिए कि फ़िराक गोरखपुरी से लेकर पीछे चलते जाइए, कितने बड़े, यानी जब उर्दू की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें कितनी कंट्रीब्यूशन है अपना, हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा हिंदुओं की, फिर सिखों की महेंद्र सिंह बेदी और दूसरे लोग आए, इवन क्रिश्चियंस की। तो इसको एक कॉमन सरमाए के तौर पर देखना चाहिए था। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। आपकी शायरी के हवाले से मैं ज़्यादा बात नहीं कर सका, तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि आप अपनी शायरी के हवाले से हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगे? शायरी में अब मेरी, आप देखिए कि तकरीबन 15 किताबें, मेरी 15 मजमूए शाया हो चुके हैं। मेरी शायरी के अंग्रेज़ी तर्जमे जो हैं वो 3-4 किताबें छप चुकी हैं। अभी इटालियन मेरे ट्रांसलेशन, वो भी एक किताब छपी है, चैंटो पॉइज़े डामोरे, मोहब्बत की 100 नज़में। फिर अभी मेरी टर्किश में भी तर्जमे हुए हैं, हिंदी में भी मुझे बताया गया है कि मुख्तलिफ़ तराजुम जो हैं वो यहाँ हुए हैं। फिर यहाँ कुछ फ़िल्मों में भी मेरे गीत जो है वो आए और कुछ यहाँ के गाने वालों ने भी गाए। और फिर यहाँ के पर्चों में मैं मुस्तकिल, मेरा ख़्याल में शब-खून में एक ज़माने में बहुत छपता था, शेर-ओ-हिकमत था या शहरयार भाई और मुगनी तबस्सुम साहब का, और फिर असबात में, और फिर नया वर्क में, और पर्चों में भी यहाँ उधर कलकत्ता से इंशा निकलता है फ़ैज़ एजाज़ का, तो इन पर्चों में मैं, तो इससे इंडिया में जो उर्दू से शग़फ़ रखने वाले लोग हैं वो, उनसे एक राब्ता सा रहता है। फिर मुशायरों के हवाले से तो है ही, वो मैं अक्सर आता रहता हूँ। जनाब, आप एक शायर होने के साथ साथ तनक़ीद निगार भी हैं। आज जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, अब मजमूई तौर पर उर्दू में जो शेर व शायरी की सूरत हाल है, उसके मेयार को, उसकी मौजूदा सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं?
मैं जब पहली बार आया था यहाँ 81 में अम्बाला में एक मुशायरे में, तो वो तकरीबन कोई 4000 के करीब ऑडियंस थी। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि 4000 बंदा, पाकिस्तान में तो इतने लोग जमा ही नहीं होते मुशायरे में। तो मेरे साथ मुझे याद है KN पोसवाल साहब मिनिस्टर थे वहाँ के पंजाब के उस ज़माने में, वो साहिब सदर मेरे साथ बैठे थे। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा जी बड़ा ये तो कमाल की इतनी ऑडियंस, उर्दू से मोहब्बत है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कभी सोच नहीं सकता था। तो क्या वहाँ से कहने लगे कि यस, इन्हें उर्दू से बहुत मोहब्बत है इस मजमे को, लेकिन सुनने की हद तक। ये जो 4000 बंदा बैठा है, इनमें से 400 भी उर्दू पढ़ नहीं सकते, सुन सब सकते हैं उसको जो है। तो यहाँ इसीलिए यहाँ मुशायरे का कल्चर जो है वो बहुत रवायत तरक्की पा गई। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ है कि मुशायरे में आपको यहाँ के, यानी हमारे दोस्त जो शायर हैं, उनको अवाम के नीचे आकर, उनकी सतह पर आकर शायरी करनी पड़ती है, क्योंकि वो अरबी और फ़ारसी तो जानते नहीं हैं। तो उनको इतनी सिंपल उर्दू के साथ शायरी करनी पड़ती है, जिससे बहुत सारी जो फाइन ट्यूनिंग कहते हैं ना, या खूबसूरतियाँ ज़बान की, अब वो पीछे रह जाती हैं। तो ये इस वजह से थोड़ा सा फ़र्क, अब जो नई नस्लें हमारे इंडिया में आ रही हैं शायरों की, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। इससे पहले वाली नस्ल को ज़रा कम था, ये सैर उद्यानवी, सरदार जाफ़री साहब, अख्तर उलमान वगैरह, जब बशीर बदर, शहरयाद, ये तो गुलजार, तो ये इन लोगों के यहाँ उर्दू की वो जो रवायत है वो चल रही थी। मगर अब मैं देखता हूँ कि अब ये आस्ता आस्ता कमज़ोर पड़ती जा रही है, लेकिन इसमें ग़ालिबन शायरों का कोई इतना ज़्यादा कसूर नहीं है। अमजद इस्लाम अमजद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, सरगर्मियाँ से बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।